हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे डायरेक्टर्स होते कौन हैं, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर की बात की जा रही है तो डायरेक्टर मतलब कोई भी इंडिविजुअल, याद रखिएगा इंडिविजुअल, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो कंपनी में अपॉइंट हुआ है कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को, कंपनी की जो वर्किंग है उसको मैनेज करने के लिए, हम उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर्स बोलेंगे, राइट। एक पर्सन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, है ना, उसमें जो भी चीज़ें मेंशन उसके अकॉर्डिंग जो अपॉइंट किया जाता है, जो इलेक्ट किया जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कंपनी के सारे अफेयर्स को डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और आर्टिफिशियल पर्सन में जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, वो ओनर कहलाते हैं। तो अब क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स तो आके काम करते ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग है, शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो जो लोग शेयर्स परचेज करते जरूरी नहीं उन्हें कंपनी चलाने का आइडिया हो। तो इट मीन्स डायरेक्टर वो पर्सन होंगे जिनको ये पता है कि कंपनी को कैसे चलाया जाना है, कैसे उसके सारे अफेयर्स, कैसे उसकी सारी वर्किंग को मैनेज करना है, राइट। तो अब कंपनी के लिए, इस आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, इसकी वर्किंग को मेंटेन करने के लिए जो पर्सन, जो इंडिविजुअल अपॉइंट होता है उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। ये मत समझिए, जैसे लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये मत सोचिएगा कि ये जैसे डायरेक्टर है, काम कर रहा है, कंपनी के काम को संभाल रहा है, तो जो शेयर होल्डर है वो तो ओनर है, तो ये मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर ओनर का, ये जो शेयर होल्डर है उनका एम्प्लॉय हो गया, उनके यहाँ पे काम कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शेयर होल्डर अलग हो गए, ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो कहाँ के लिए अपॉइंट हुए, कंपनी के लिए। तो इनका जो लीगल स्टेटस होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है, सिर्फ उस कंपनी के रिगार्डिंग होता है ना। उनका काम इस कंपनी को मैनेज करना होता है, इसकी वर्किंग को मैनेज करना होता है। इज इट क्लियर? तो वो एज अ ट्रस्टी, एज अ एम्प्लॉई, है ना, ये एज एन एजेंट, ये कंपनी के होते हैं और कंपनी के पूरी वर्किंग को मैनेज कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन की रिगार्डिंग अगर बात करें कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया, तो उसके सेक्शन 2 क्लॉज 34 में बताया गया, किसी कंपनीज एक्ट के 2013 के, कि डायरेक्टर मतलब कौन। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर मतलब वो पर्सन या वो जो एज अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें अपॉइंट होता है, मतलब कंपनी के बोर्ड में जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड है उसी को हम डायरेक्टर कहेंगे। ठीक, ये डेफिनेशन हुई। क्लियर है? तो कंपनी के बोर्ड में जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड है वो डायरेक्टर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में जिनको भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, हम डायरेक्टर्स कहेंगे। इसका मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है वही डायरेक्टर कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, और ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं कि मतलब यही फुल फ्लेज डेफिनेशन हो गई। उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया कि डायरेक्टर्स का टर्म जब भी यूज़ किया गया तो आप समझ लीजिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्टर कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन उठता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर क्या होते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए डेफिनेशन कैसे दी गई, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के क्लॉज 10 में, ठीक है। सारे एक्ट में जो डेफिनेशन सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 ही होता है, उसी के अलग अलग क्लॉजेज में डेफिनेशन मेंशन की जाती है। वहाँ पे बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब हो गया, या बोर्ड जो टर्म यूज़ किया जा रहा है कंपनी के रिगार्डिंग, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर्स कलेक्टिवली, मतलब इंडिविजुअल कई डायरेक्टर्स हो गए ना, तो जो 4 5 6 जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको इन टोटल हम क्या कहेंगे, ये बोर्ड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स की पूरी एक संगठन या बैठक है, या ये लोग, ये सारे मिलके हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो कलेक्टिवली जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं एक साथ, उनको अगर हम बोलेंगे तो उनको हम बोलेंगे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD जिनको इन शॉर्ट कहा जाता है। इज इट क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, तो सिंपली डायरेक्टर मतलब पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की वर्किंग को मैनेज करने वाला है, और जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं उनको हम कलेक्टिवली हम क्या बोलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 ने खुद कह रखा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये भी बोला गया कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 149, वहाँ पे बोला गया कि हर एक कंपनी को अपने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। मतलब सेक्शन 149 में जो भी प्रोविजंस मेंशन है वो ये बोलते हैं
कि हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब कुछ डायरेक्टर्स की टीम होनी चाहिए, है ना, ऐसे समझिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स की टीम, जो सब के सब डायरेक्टर्स ही हैं, एक साथ बैठ के काम करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तो वो होने चाहिए। अब उसी के सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में क्या बोला गया कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, अलग अलग डायरेक्टर्स, वो हमेशा एक इंडिविजुअल होने चाहिए। याद रखिएगा, कभी जैसे होता है ना कि एक कंपनी हो गई या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, है ना, इस तरह से कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, तो नहीं, जो डायरेक्टर बनता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, किसी और कैपेसिटी में हो के, लाइक वो कंपनी का फॉर्म हो, कोई फर्म हो, एलएलपी हो, और वो बोले कि मैं एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूँ, तो एक एलएलपी है, एक दूसरी कंपनी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती है, एक इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन, कोई भी फर्म कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक चीज़ क्लियर हो गई कि टीम होती है डायरेक्टर्स की, उन्हीं को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं ना। अब वो टीम में कितने मेंबर्स होते हैं वो हम नंबर्स के बेसिस पे समझ लेते हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग आपको कौन से सेक्शंस हैं जो पढ़ना होता है। मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में है उसमें डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ चैप्टर्स मेंशन है, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, मतलब उसके अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, लाइबिलिटी, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है ना। वो कौन कौन से सेक्शन है आप उस बेसिस पे याद रखिएगा। तो 3 चैप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली डायरेक्टर के रिगार्डिंग है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। पहला तो चैप्टर 11, जहाँ पे अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी, रोटेशन, रिटायरमेंट, क्वालिफिकेशन, ये सब क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सब बातें इसी सेक्शन में, इसी मतलब चैप्टर में बताई गई है। और ये चैप्टर जो कंटेन करता है सेक्शन 149 से लेकर 172 के बीच में करता है, मतलब अपॉइंटमेंट से लेकर क्वालिफिकेशन तक के सारे सेक्शन किसके अंदर आएंगे, 149 से लेकर 172 के अंदर आएंगे। इसी तरह जो चैप्टर 12 होगा वो बोर्ड की मीटिंग्स और उसके पावर के बारे में बात करेगा, पावर, ड्यूटीज़, ये सब जो भी हैं वो आपको चैप्टर 12 में मिलेंगी, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के। अब वहाँ पे सेक्शन 173 से लेके 195 के अंदर आएगा, मतलब इसी 173 से 195 के अंदर आपकी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह के बारे में रहेगी डिटेल्स, सारे प्रोविजंस रहेंगे, पावर्स, ड्यूटीज, इन सब के बारे में प्रोविजन रहेंगे। और एक और चैप्टर है जो कि चैप्टर आपका 13 आता है, वो स्पेसिफिकली ये है मैनेजरियल पर्सोनल के रिगार्डिंग कि अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन क्या होगा उनका। उसमें 196 से 205 तक आता है, उसमें मैनेजरियल पर्सोनल में डायरेक्टर्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन, ये जो चैप्टर है उनसे भी रिलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्शन और चैप्टर याद कर सकते हैं। याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 29 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें 7 शेड्यूल्स होते हैं, और टोटल की बात करें तो 470 सेक्शंस सब में इन टोटल होते हैं, क्लियर है। तो उसमें से ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो क्वेश्चन हमारा था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है, सेक्शन 149 कहता है, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिविजुअल होने चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब कलेक्टिवली डायरेक्टर्स की टीम है ना, कलेक्टिवली हम डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं। तो कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर हो, क्या उसकी भी कोई लिमिट बताई गई है। सो यस, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसके रिगार्डिंग बताया गया है, जो हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के क्या होते हैं, ठीक है। उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया दे दिया। तो मिनिमम की बात जब की तो उन्होंने कहा कि कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो जब कम से कम की बात करी तो पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी तीनों के लिए अलग अलग कम से कम की कहानी है, ठीक है। पब्लिक के केस में, क्योंकि पब्लिक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना, पब्लिक कंपनी, उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती है। सो पब्लिक कंपनी के केस में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। इसी तरह अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में कहें तो कम से कम 2 डायरेक्टर वहाँ पे होने ही चाहिए। और ओपीसी क्या हो गया, 1 पर्सन कंपनी, तो जब एक पर्सन ही कंपनी चला सकता है तो वही जो मेंबर है वही क्या बन सकता है, डायरेक्टर। सो एक डायरेक्टर, एटलीस्ट एक डायरेक्टर यहाँ पे होने चाहिए, क्लियर है। ये तो मिनिमम बात हो गई। मैक्सिमम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। बोर्ड की बात की जा रही है ना, तो कितने मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए, तो बोला गया है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, मैक्सिमम लिमिट 15 की है। हालांकि इससे भी ज़्यादा डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप 15 नंबर से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात, जिनको हम कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। अब ये जो कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, मतलब ये जो ना 3 डायरेक्टर, 15 मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर बोले ना, तो अभी मान लीजिए मैक्सिमम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 डायरेक्टर हैं, तो ये 15 डायरेक्टर में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, वुमेन डायरेक्टर होंगे, है ना, इस तरह से रेसिडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इस तरह से डायरेक्टर्स की होती है कि मतलब ये डायरेक्टर्स होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डायरेक्टर होंगे। तो इस तरह से पूरी डायरेक्टर्स की टीम अपॉइंट होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे
सीधा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। अब जब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, मतलब हम डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, कि जो हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम देखे। तो कैसे अपॉइंटमेंट होगी? तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्वालिफिकेशन जब होता है ना, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, कौन अपॉइंट हो सकता है, तो वो क्वालिफिकेशन के लिए अलग सेक्शन मेंशन है और वहाँ पे बताया गया कि भाई कौन क्वालिफाइड हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दी जाती है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करने चाहिए और ऐसे तमाम तरीके की मतलब बताई जाती है चीज़ों को। तो अब अपॉइंटमेंट अगर करनी है तो कौन कर सकता है? तो वहाँ पे बोला गया कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी का, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? DIN, डिन नंबर, ठीक है। अब DIN नंबर जो होता है बेसिकली वो क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एप्लीकेशन देना पड़ता है, फॉर्म नंबर DIR 3, ठीक है। डायरेक्टर्स का DIR फॉर्म नंबर क्या? DIR 3, ठीक है। जो कि कहाँ पे देना है, ये एप्लीकेशन कहाँ पे देना होता है? DIR 3 जो फॉर्म होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाए, ठीक है। जब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाता है तभी वो पर्सन क्या होता है, डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। उसके पहले वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो अगर आप डायरेक्टर बनने जा रहे हैं कंपनी का, तो आपको कंपनी के डिन नंबर अलॉट होने चाहिए, मतलब आपको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये जो डिन नंबर होता है ना, वो लाइफ टाइम में एक बार अलॉट होता है, ठीक है। अगर वो किसी को अलॉट हो गया ना, तो सेम नंबर ही उसका हमेशा रहेगा। जैसे आपका आधार है, पैन नंबर है ना, सब ऐसे समझिए डायरेक्टर्स का एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्लियर है? सो कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि उसको डिन नंबर अलॉट ना हो। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, अगर वो मतलब उसकी जो कैपेसिटी ऑफ माइंड जो कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो सब अगर है, तो वो एक डिन नंबर अलॉट उसको अगर हो जाए, उसको ऑप्ट इन कर लेता है, तो उसके बाद वो कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो हम उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट होती कैसे है, ठीक है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते कैसे हैं? तो अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली बात कि सबसे फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होती है, ठीक है, और उनका टेन्योर क्या होता है। यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि सेक्शन 152 के सबसेक्शन 1 में डील किया गया। उसके बाद भी बात की गई कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर तो अपॉइंट हो गया किसी कंपनी का, कंपनी बनी, पहली बार जो डायरेक्टर बना वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाता है, उसके बाद के जो डायरेक्टर बने वो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर एक आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और फिर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो क्या वो भी अपॉइंट कर सकते हैं? तो यस, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अब वो किस तरह के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं उसके लिए सेक्शन 161 में बात की गई है। तो वो 4 तरह के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, एक एडिशनल डायरेक्टर, एक अल्टरनेट डायरेक्टर, एक नॉमिनी डायरेक्टर और लास्ट आता है हमारा कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उनको, मतलब कैजुअल वैकेंसी के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट होना। तो ये हमारे 4 डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो फर्स्ट डायरेक्टर की किसी भी कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट होती है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिसका नाम मेंशन है वही बंदा फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का बनता है। पर अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई नाम मेंशन ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया होगा, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करना होता है ना, तो एमओए में, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उन्हें आप फर्स्ट डायरेक्टर बना सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा जो सब्सक्राइबर है, मतलब जिन्होंने साइन किया, जिन्होंने एमओए को सब्सक्राइब किया है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टर कभी भी एचयूए फर्म, कंपनी ये सब नहीं बन सकती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी एमओए को सब्सक्राइबर किया है उसको हम उस कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर बात करें 1% कंपनी की, तो जो इंडिविजुअल मेंबर है उसी को हम उस कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो फर्स्ट डायरेक्टर कब तक और उस अपनी टेन्योर को, मतलब उनका टेन्योर क्या है, वो उस ऑफिस को, उस पोजीशन को कब तक होल्ड करके रखता है। तो अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविज़न स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो फर्स्ट डायरेक्टर जो ऑफिस होल्ड करता है वो फर्स्ट एजीएम तक करता है, मतलब जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग उस कंपनी की नहीं हो जाती है टिल देन तक वही फर्स्ट पर्सन जो अपॉइंट किया हुआ है वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर रहेगा, वही फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड रहेगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट डायरेक्टर हमारी कंपनी का कब
तक रहेगा जब तक हमारी फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। फर्स्ट एजीएम में आगे के डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन वो ऑफिस को होल्ड करता है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं, अच्छा फर्स्ट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट हुई वो किस सेक्शन के अंदर हुई, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के अंदर आई। इसी तरह बात करेंगे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की, तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब उसके बाद, पहला डायरेक्टर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका नाम था या मेमोरेंडम में जिसने सब्सक्राइब किया था उसके बेसिस पे हो गया, उसका वो बन गया फर्स्ट डायरेक्टर। अब मान लीजिए एजीएम हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम पीरियड आ गया, पहली एजीएम कंपनी की हो रही है, तो अब क्या होगा, तो एजीएम में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। क्लियर है। तो जो जनरल मीटिंग कंपनी की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें आगे के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। उसके बाद जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, हर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट वो हमेशा कहाँ पे होती है, एजीएम में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग में आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसमें भी एक चीज़ होती है, जब एजीएम में अपॉइंटमेंट होती है ना, तो हर साल अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो हर साल अपॉइंटमेंट का मतलब कैसे हुआ कि कंपनी में, जैसे पब्लिक कंपनी की बात करें तो एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर होते हैं ना वो रोटेट होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं बाय रोटेशन, ठीक है। मतलब होना ज़रूरी होता है, वो रिटायर होते हैं रोटेशन के थ्रू। तो अब क्या होता है कि हर साल उनको आप रोटेशन पे अपॉइंट करते हैं। तो जो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हुए हैं एजीएम में, वो किस बेसिस पे होंगे, वो इस बेसिस पे होते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक उस ऑफिस को होल्ड करके रखा है। मतलब उनकी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है उसके बेसिस पे उनको चेक किया जाएगा कि किसने ज़्यादा दिन तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो जिसने ज़्यादा दिन तक अपॉइंटमेंट रखी है उसी को फिर हम उसको हम रिटायर कर देंगे। तो रोटेशन से मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपको याद करिए, आपको बचपन में सीटिंग रोटेशन से होती थी ना कि हर किसी को मौका मिलता था, तो ऐसे रिटायरमेंट भी रोटेशन से होगी उनकी। क्लियर है। तो इस तरह से रोटेशन से होगी, पर रोटेशन किस बेसिस पे होगा, रिटायर पहले कौन होगा, जिसका सबसे लंबा टाइम पीरियड हो गया होगा अपॉइंटमेंट का, ठीक है। अब ये जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं रोटेशनल बेसिस पे, वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आगे के प्रोविजंस कैसे मेंशन होते हैं, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कंडीशंस मेंशन की गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 161 मेंशन किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे हमारे एडिशनल डायरेक्टर्स, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स और कैजुअल डायरेक्टर्स। अगर इनको इसी सेक्शन में, इसी सीरीज में याद करेंगे तो आपको सब सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल, अल्टरनेट 2, 3 नॉमिनी और कैजुअल 4, इस तरह से आपको सब सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते, सबसे पहले बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर्स की, जिसको सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 में डील किया गया। एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बोला गया कि अगर आपको ऑथराइजेशन है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया गया उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को एज अ एडिशनल डायरेक्टर किसी भी टाइम पे अपॉइंट कर सकते हैं। पर वहाँ पे याद ये रखना पड़ेगा कि किसी भी टाइम पीरियड पे टोटल नंबर जो डायरेक्टर्स की होती है, वो जो मेंशन की गई है मैक्सिमम नंबर आर्टिकल्स में, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम नंबर बोली गई 15, ठीक है, या मान लो रेजोल्यूशन पास करके 20 कर दी गई है, तो कभी भी उस मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करें, कर लीजिए, पर एक्सीड आपकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ना, वो कब तक के लिए अपॉइंट होते हैं, तो वो नेक्स्ट एजीएम के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है, या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो अल्टरनेट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, अब उनका टेन्योर क्या है, नेक्स्ट एजीएम तक। मान लीजिए वो एजीएम उस पर्टिकुलर डेट को नहीं हुई, अब वो डेट एक्सटेंड हो गई, किसी और डेट को होगी, फिर क्या होगा, तो क्या ये एडिशनल डायरेक्टर अभी चलेंगे, नहीं। जिस डेट को डिसाइड किया गया था एजीएम होना, या तो वो डेट, और या उससे पहले हो गई तो एजीएम की, जब एजीएम हुई है, तो मतलब दोनों में जो भी पहले होगा उसी को इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। मतलब ये तब तक के लिए एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट रहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, अल्टरनेट डायरेक्टर्स की, जो कि सब क्लॉज 2 में डील किया गया है, सब सेक्शन 2 में, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, तो याद रखिएगा कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी बातें कहता है कि कंपनी कैसे काम करेगी। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है या फिर कोई रेजोल्यूशन पास की गई है जनरल मीटिंग में कि भाई अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए, तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अब अल्टरनेट मतलब इनके बदले, ठीक है। अब इनके बदले मतलब क्या हो गया कि अगर कोई डायरेक्टर, ठीक है, मिनिमम मानिए 3 महीना, ठीक है,
3 महीना कम से कम वो एब्सेंट रहा है, और एब्सेंट इसलिए रहा है क्योंकि वो इंडिया से बाहर रहा है। तो 3 महीने से ज़्यादा वो इंडिया से अगर बाहर है और वो एब्सेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी प्लेस पे हम किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। हम मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन ये तभी हो सकता है, अल्टरनेट डायरेक्टर तभी अपॉइंट हो सकते हैं जब इसकी रेजोल्यूशन पास की गई हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऐसी पावर देता हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसी पावर देता हो। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कोई पर्सन जिसको हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी और कंपनी में भी एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर वर्क कर रहा है, तो वो आप उसको अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। इट मीन्स व्हाट, कि अगर किसी और कंपनी में बीइंग एन अल्टरनेट डायरेक्टर पर्सन अपॉइंटेड है, तो वो आपकी कंपनी में आप बीइंग एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप उसे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप उसकी किसी भी कंपनी में नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसे अल्टरनेट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो क्या, कि अगर आप जिसके बदले अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जो जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है कि कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है या कहलाता है, अगर वो पर्सन वो सारी क्वालिफिकेशन कैरी ऑन करता है, तभी उसे उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले अपॉइंट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? मतलब अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह हम किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं ना, तो वो पर्सन खुद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके बदले आप काम करें उसकी तरह होनी चाहिए ना, तो वो ये चीज़ कहने का मतलब हो गया। अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉरी ये जो आपने अल्टरनेट डायरेक्टर को होल्ड किया है, जिसको आपने अपॉइंट किया, वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? तो बोला गया कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसकी परमिशन जब तक टाइम पीरियड के लिए रहती है, टिल देन, या मतलब हम ये कहें कि जब वो वापस आ गया इंडिया, उसी टाइम पीरियड से आपको उस ऑफिस को खाली कर देना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी पोजीशन छोड़ देनी पड़ेगी, राइट? तो जो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है वो ओरिजिनल डायरेक्टर जब तक इंडिया रिटर्न नहीं आ जाता है तब तक वो अपॉइंटेड है, या उन्होंने कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिकली परमिट किया है कि इतने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हो जाए, तो उस टाइम पीरियड तक वो अपॉइंटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद वो अपॉइंट नहीं हो सकता। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर कोई अल्टरनेट डायरेक्टर है, मतलब सॉरी ये जो डायरेक्टर है जिसके बदले हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर वो चाहे कि मैं अपने बदले किसी और को एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दूं, क्योंकि मेरी जगह पे अपॉइंट होना तो मैं खुद अपॉइंट कर देता हूं, तो क्या वो कर सकता है? नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसी डायरेक्टर में नहीं है, जो हट रहा है उसके बदले वो डायरेक्टर कर ले, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिल के कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, पर वो इंडिविजुअल डायरेक्टर खुद अपने बदले किसी और को अपॉइंट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा नॉमिनी डायरेक्टर, नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 3 के अंदर आता है। नॉमिनी डायरेक्टर का क्या मतलब हो गया कि अब ऐसा होता कैसे है ये समझिएगा, कि अगर आपके आर्टिकल, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा है कि जैसे आपकी कंपनी का किसी के साथ असिस्टेंस है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी कंपनी को प्रोवाइड करता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की स्टेक्स हैं और वो लोग किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं कि हमारा ये मेंबर आपकी कंपनी में डायरेक्टर बने, तो आपको उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी डायरेक्टर्स, नाम से कह रहे हैं ना, नॉमिनी है ये, किसी ने इसे नॉमिनेट किया है। तो बोला गया कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी को एज अ जो नॉमिनेटेड डायरेक्ट पर्सन है उसको हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हम मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। वो नॉमिनेटेड किसके थ्रू होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, जो इन द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस टाइम पीरियड में जो भी लॉ मेंशंस है उसके अकॉर्डिंग कोई इंस्टीट्यूशन है वो कह रही है कि नहीं, आप किसी को उसने नॉमिनेट किया है कि इनको डायरेक्टर अपॉइंट करिए, तो आप कर सकते हैं। या कोई एग्रीमेंट कर रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी वजह से किसी ने नॉमिनी कर रखा है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है बीइंग इन गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको उनके थ्रू नॉमिनेटेड
पर्सन को आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। जनरली ऐसा होता है कि जैसे ऐसे समझिएगा ना कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी कंपनी को किसी ने प्रोवाइड किया, एग्रीमेंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी ने कंपनी को प्रोवाइड किया और उसने बोला कि हम आपको इतने करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो एक भाई हमें ध्यान रखना है कि आप काम सही से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं किसी पर्सन को नॉमिनी कर रहा हूँ जो आपके यहाँ पे एज अ डायरेक्टर काम करेगा, तो ये नॉमिनी डायरेक्टर्स का लाग है ना। तो ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर्स को भी कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ये भाई इनके थ्रू नॉमिनेटेड है, तो इनको हम डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है। अब हमारा आ गया जो लास्ट है, डायरेक्टर अगेंस्ट द कैजुअल वैकेंसी। मतलब अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है एंड देन हमें जो अपॉइंटमेंट करनी है वो कौन करता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर मिली है कि अगर किसी भी डायरेक्टर की मतलब डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटी में हो जाता है किसी भी वजह से, या वो रिज़ाइन कर देता है अपना टेन्योर पूरा होने से पहले। कैजुअल वैकेंसी का मतलब जो उसका टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड से पहले किसी भी वजह से अगर वो ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो हम उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो उसे कौन फिल करेगा? उसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। तो अगर किसी भी डायरेक्टर की ऐसी कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू वो फिल की जाती है, ठीक है। अब ये जो पर्सन अपॉइंटेड होता है कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग कि मतलब कैजुअल वैकेंसी हुई इसलिए बोर्ड ने अपॉइंट किया, वो कब तक रहता है, मतलब कब तक डायरेक्टर रहता है? तो जिस पर्सन की जगह पे वो अपॉइंट हुआ, मतलब कैजुअल वैकेंसी जिस डायरेक्टर की अराइज हुई और हमने अपॉइंटमेंट करी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो अपॉइंटमेंट थी जब तक उसका टेन्योर था, टिल देन ये पर्सन वहाँ पे अपॉइंटेड रहेगा। मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर थे और मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ठीक है, पर उनका अभी टेन्योर नेक्स्ट मंथ तक था या मान लीजिए आगे के 5 महीने तक था। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपॉइंटमेंट होगी वो आगे के 5 महीने तक रहेगा। वो जो कैजुअल पर्सन की जगह पे आया है, डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, वो आगे के 5 महीने तक उसका टेन्योर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक अलग डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर का जो डायरेक्टर होता है। तो इस तरह से डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।